हेलो बच्चों, अपना चैप्टर है 10th क्लास का प्रायिकता। आपका CSC एजुकेशन पर स्वागत है। अपना चैप्टर है प्रायिकता जो कि 4 नंबर देगा आपको टोटल। सबसे इजी चैप्टर मान के चले मैथमेटिक्स के अंदर, बड़ा सरल चैप्टर। आप इसे उठते बैठते कहीं भी मतलब अपने थोड़े बहुत एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आप इसे कर सकते हो। टोटली इसमें 4 क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। ऐसे करके आपको 3 क्वेश्चन चैप्टर देगा, उसके 4 मार्क्स के होंगे। बड़ा सिंपल चैप्टर है। प्रायिकता की अगर देखो बात करें तो वैसे 8th क्लास से बेसिकली स्टार्ट हो जाता है। उसमें इसके परिणाम वगैरह संभावना बताना स्टार्ट हो जाती है। इसका तीसरा चैप्टर है 8th क्लास में। 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत है। 10th क्लास में थोड़ा और विस्तृत होकर आता है। इसके इधर टाइप्स के बारे में वर्णन करता है। देखो प्रायिकता की डेफिनेशन की अगर बात करें तो प्रायिकता की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोबेबिलिटी मतलब कोई भी घटना, जैसे मैं लिखूँ आपको यहाँ पे, ये अपने पास क्या है प्रायिकता। अगर मैं प्रायिकता की परिभाषा की बात करूँ तो कोई भी घटना घटित होती है, कोई घटना घटित हुई, उसकी जो संभावना होगी उसे हम क्या कहेंगे? प्रायिकता कहेंगे। या फिर आने वाले आगे कोई घटना घटित होगी उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो सभी क्या है? प्रायिकता। तो इसकी परिभाषा हम आराम से बता सकते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावना, किसी घटना के घटित होने की संभावना, किसी घटना के घटित होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। और प्रायिकता में भी देखो सैद्धांतिक प्रायिकता, एक प्रायोगिक प्रायिकता चलती है। प्रायिकता की फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, प्रायिकता का जो सूत्र होता है, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता में भी अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम, कोई भी घटना घटित होती है तो उसके टोटल रिजल्ट्स होते हैं वो हमेशा नीचे आएंगे और उसके पक्ष में उसके साथ में उसके अनुकूल कंडीशन कितनी होंगे, उसके अनुकूल रिजल्ट कितने होंगे तो वो उसके ऊपर आएंगे। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब प्रायिकता में भी हम बात करें, बेसिकली मेन पॉइंट है उनकी बात करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो मैं बात करूं, एक नाम आता है इसमें प्रारंभिक घटना। प्रारंभिक घटना, एलिमेंट्री इवेंट। अगर प्रारंभिक घटना की बात करूं तो देखो प्रारंभिक घटना एक ऐसी घटना होती है इसकी प्रायिकता का मान 1 होता है। एक इनिशियल इवेंट होता है जिसकी जो प्रायिकता का मान कितना होगा? 1। वह घटना जिसकी प्रायिकता का मान कितना हो? 1 हो, प्रारंभिक घटना कहलाती है। आगे हम बात करें, माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर प्रायिकता का मान कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकता है, क्या हो सकता है? तो मैं प्रायिकता के अगर मान की बात करूं तो प्रायिकता की जो वैल्यू होती है, प्रायिकता का जो मान होता है, प्रायिकता का जो मान है, प्रायिकता का जो मान है कभी नेगेटिव नहीं होता है। एक तो कभी भी क्या नहीं होता है? नेगेटिव नहीं होता है। और इसका मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर और 1 से छोटा और 1 के बराबर होता है। कहने का मतलब इस वाले बाउंडेशन में प्रायिकता का मान होता है P अपनी प्रायिकता है, E कोई इवेंट कोई घटना है जिसमें इसका मान 0 से बड़ा 0 के बराबर होगा और 1 के बराबर और 1 से छोटा होगा। तो इसमें कहीं भी देखो 0 से नीचे की बात नहीं की जा रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं प्रायिकता का मान कभी भी क्या नहीं होता है? ऋणात्मक नहीं होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और एग्जाम में भी पहले पूछा है कि प्रायिकता का मान क्या संभव नहीं है, 4 ऑप्शन देके। ऐसे ही हम बात करें, इसमें एक घटना और आती है पूरक घटना। पूरक घटना की अगर हम बात करें तो पूरक घटना माना कि 2 घटना हुई आपकी, एक घटना ई और एक ई डैश। ये अपने पास में 2 घटनाएं ई ई डैश। इसमें ई घटना को आप मान सकते हो कोई सफलतम घटना है, सफल घटना, और ई डैश कोई असफल घटना कह सकते हो। तो जब
एक सफल घटना और एक असफल घटना, इन दोनों का योग अगर 1 आता है, जैसे P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश बराबर 1, और इसमें भी आपको P ऑफ E का मान निकालना है, मतलब कोई सफल घटना, कोई घटना घटित हो चुकी है, और E डैश घटना जो घटित नहीं हुई है। ई घटना P ऑफ E जो घटित हो चुकी है और E डैश घटना जो घटित नहीं हुई है, उन दोनों का योग कितना आता है? 1 आता है। जैसे P ऑफ E का मान निकाला मैंने, तो 1 माइनस P ऑफ E डैश को इधर पक्षांतर करके ले जाओ, तो P ऑफ E डैश और P ऑफ E डैश का जो मान आएगा 1 माइनस P ऑफ E आएगा। आगे देखो, ये पूरक घटना हुई, इन पर क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है, डायरेक्ट वे में क्वेश्चन आता है, हम आराम से कर देते हैं। जैसे P ऑफ E का मान आपको दे दिया 0.95 कि कोई घटना E जिसकी प्रायिकता का मान 0.95 है, तो कोई घटना घटित नहीं होगी। P ऑफ E डैश का मान क्या होगा? तो कुछ मत करो, 1 माइनस P ऑफ E कर दो, बराबर क्या आ जाएगा? P ऑफ E डैश आ जाएगा। अब इधर देखो, यहाँ से आपका आंसर आएगा 1 माइनस 0.95 बराबर P ऑफ E डैश। तो एक में से जब इसको घटाएंगे 0.0095, घटाने में बड़ी गलती होती है, आराम से घटाएं। 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 9 में से 9 गया 0.05। पूरा घटना, प्रारंभिक घटना और अपने प्रायिकता का फॉर्मूला, ये 3 चीज़ अब तक हमने आपको बताई है, ठीक है ना। आगे देखो, आगे अपन चर्चा करें। आगे मेनली जो क्वेश्चन जो आपका आएगा वो यहाँ, तो जैसे अभी आपको मैं ऑप्शन देके समझाऊँ प्रायिकता के बारे में। माना कि ये कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है, इसमें बॉल्स डालने पर कुछ गेंद डाल दें, कंचे डाल दें। जैसे ग्रीन कलर के कंचों की संख्या 2 है, रेड कलर के कंचों की संख्या 3 है, और ब्लैक कलर के कंचों की संख्या 4 है, और वाइट कलर के कंचों की संख्या 5। ये कोई बॉक्स है जिसमें अलग अलग तरह की बॉल्स या कंचे हैं, जैसे ग्रीन 2 है, रेड 3 है, ब्लैक 4 है और वाइट 5 है। तो अगर इसकी प्रायिकता पूछे कि भाई रेड कंचे होने की प्रायिकता क्या होगी, ब्लैक कंचे होने की प्रायिकता क्या होगी, वाइट कंचे होने की प्रायिकता क्या होगी, ग्रीन कंचे होने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखो फॉर्मूला क्या था कि प्रायिकता बराबर, फॉर्मूला हमने लिखा था अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये कोई घटना है, डायरेक्टली लिख लो, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम की अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ बनेगा P ऑफ E बराबर P ऑफ E बराबर, देखो माना कि आपसे पूछ रहा है P ऑफ B मतलब ब्लैक घटना, तो देखो कुल परिणाम, तो टोटल गेंस कितनी है इसमें? 2 3 5 5 4 9 9 और 5 14। तो टोटल रिजल्ट, टोटल परिणाम कितने आएंगे? 14 आएंगे। और अनुकूल परिणाम कितने होंगे बेटा? देखो ब्लैक गेंद होने के अनुकूल परिणाम, तो ब्लैक गेंद कितनी है? 4 है, तो 14 में से 4, तो 4/14। इसका सरलीकरण कर लो, ये 2 से कटेगा 2 बार, ये कटेगा 7 बार, तो P ऑफ B बराबर क्या हो जाएगा? 2/7। इसके बाद जैसे माना कि आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा P ऑफ B डैश, ये मान लें अपन कि ब्लैक गेंद नहीं होने की आपसे पूछे। अब जब ब्लैक गेंद नहीं है तो रेड, ग्रीन, वाइट, लाल, हरी और सफ़ेद ये गेंद तो हो सकती है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3 और 2 5, 5 और 3 8, तो 8/14। ये 2 से इस कटेगा 4 बार और ये कटेगा 7 बार, ठीक है ना। P ऑफ B डैश जब ब्लैक गेंद नहीं होने की प्रायिकता 4/7, P ऑफ B 2/7। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर हमें मिल रहा है 4 और 2 इधर देखो, कोई भी जो घटना होगी उनकी सभी प्रायिकताओं का जो योग आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इन सब जो भी घटना इसमें दे रखी है, इन सबको हम ग्रीन हरी गेंद आने की प्रायिकता, रेड गेंद आने की प्रायिकता, ब्लैक गेंद आने की प्रायिकता और वाइट गेंद आने की प्रायिकता, इन सबका टोटल करेंगे प्रोबेबिलिटी का, तो उन सबका योग कितना आएगा? 1 आएगा। अब जैसे ये तो नॉर्मली अपने पास कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हो गया। अब हम जो मेनली इसका पोर्शन है उस पर चलते हैं। मेन पोर्शन इसका, कुछ तो DOE वाले क्वेश्चन होते हैं, डेट ऑफ बर्थ वाले, और कुछ क्वेश्चन होते हैं अपने
ताश, सिक्के और पासे वाले, यही क्वेश्चन है, इसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। देखो जैसे मैं बात करूं सबसे पहले सिक्के की। सिक्के नॉर्मली हम सब जानते हैं कॉइन। देखो सिक्के की अगर मैं बात करूं, सिक्के में दो पक्ष होते हैं, एक हेड वाला और एक टेल वाला। अगर हेड की हम बात करें और टेल की बात करें कि एक सिक्का उसमें दो परिणाम निकलते हैं, एक हेड और एक टेल। यहाँ लिख सकते हैं अपन क्या कि एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर आने वाले कुल परिणाम ये होते हैं दो। और कौन कौन से होते हैं? हेड और टेल, हेड और टेल। अब इसमें भी एक सिक्के को आपने एक बार उछाला गया है, इसके कुल परिणाम कितने हुए? दो। जैसे जैसे आपके उछालों की संख्या बढ़ती जाएगी या फिर सिक्कों की संख्या बढ़ती जाएगी तो यहाँ टोटल परिणाम भी बढ़ते जाएंगे। जैसे अगला परिणाम इसमें हम लें कि एक सिक्के को दो बार उछाला जाए। एक सिक्के को अभी आपने एक बार उछाला, ऐसे एक सिक्के को दो बार उछाला जाए, 3 बार उछाला जाए, 10 बार उछाला जाए। तो यहाँ परिणाम क्या याद रखना कि सर हमें पता है टोटल परिणाम तो कितने हैं? 2 है, 2 है टोटल परिणाम, लेकिन उछालों की संख्या यहाँ 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार चलता जाएगा। तो यहाँ बनेगा 2 की पावर n। 2 की पावर n सब उछालों के लिए जितने भी एक सिक्का आपको उछाला जाएगा, एक सिक्के को एक बार उछालें या एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को एक साथ उछालें, तो भी आपको यही वाला फॉर्मूला काम में लेना है, 2 की पावर n। और यहाँ पे n क्या हो जाएगा? उछालों की संख्या। n बराबर क्या है? उछालों की संख्या। ये जो n बराबर उछालों की संख्या है, तो इससे हम डायरेक्टली परिणाम ज्ञात कर सकते हैं कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर कुल परिणाम, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम क्या होंगे? 2 की पावर n, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 बराबर 8 परिणाम आएंगे। ऐसे ही अगर इसके 8 परिणाम की बात करें, सर 2 भी तो आ सकते हैं, बिल्कुल यही बात रहेगी। एक सिक्के को 2 बार, यहाँ 3 बार उछाला, तो हमने यहाँ पे कितनी बार उछाला गया है? 2 बार। तो यहाँ पे इसके जो परिणाम आएंगे क्या बनेंगे? 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 2 बराबर 4। और ये 4 वाली कंडीशन में बात करूँ तो इसके परिणाम आते हैं, हो सकता है दोनों बार हेड आपको मिल जाए, चित मिल जाए, एक बार आपको हेड मिल जाए, एक बार टेल हेड मिल जाए, एक बार टेल मिल जाए। तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पे या 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल कितने परिणाम आते हैं? 4 परिणाम आते हैं। हाँ देखो, अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ये तो नॉर्मली हो जाता है कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर समान अंक आने की प्रायिकता, समान स्थिति आने की प्रायिकता। तो देखो समान कंडीशन डबल एच और डबल टी, दोनों उछालों पे हेड पे और टेल पे भी डबल एच, और यहाँ भी क्या है? डबल टेल और डबल एच, दोनों की समान कंडीशन। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी पी ऑफ समान परिणाम आना, पी ऑफ समान परिणाम आना। 1 और 1 2, टोटल परिणाम कितने हैं? 2। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए? अनुकूल परिणाम की मैं बात करूँ तो 2, एक बार हेड और एक बार टेल आ गया। 2 और टोटल परिणाम कितने हैं? 4। तो 2/4 क्या हो जाएगा? 1/2। ऐसे ही अगर क्वेश्चन की अपन बात करें इधर कि सर चलो ठीक है, अगर क्वेश्चन यूँ पूछे कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, तो हमें परिणाम हमें माइंड में आना चाहिए कि डबल एच, एच टी, टी एच, टी टी, रटने का कुछ भी काम नहीं है, समझने का काम बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक सिक्के को आप 1-2 बार उछालो और उछालने पर समान परिणाम नहीं आने की प्रायिकता। मतलब अभी आपने देखा था समान वाली कंडीशन में, अब देखना है आपको समान परिणाम नहीं आने की प्रायिकता। तो ये कंडीशन हो जाएंगी समान परिणाम नहीं होने की। देखो एक बार हेड आया, एक बार टेल मिला, एक बार टेल मिला, एक बार हेड मिला, तो इसकी भी कितनी कंडीशन हुई? 2 कंडीशन हुई। तो हम लिख सकते हैं समान परिणाम नहीं होना, समान नहीं। अनुकूल परिणाम वही 2, कुल परिणाम 4, तो बराबर 1/2, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें।
आगे देखो ऐसे ही प्रॉब्लम आएगी आपको, जहाँ प्रॉब्लम कुछ नहीं आती थोड़ा सा ध्यान लगाना है बस। एक सिक्के को 3 बार अगर उछाला जाए, ये तो 2 वाली कंडीशन हो गई। अगर 3 वाली कंडीशन को हम नोट करें कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं 8, और ये जो 3 परिणाम जो आएंगे अपने पास में ये बनेंगे ट्रिपल एच, HHT, HTH, HTT, 4 परिणाम तो इधर हो गए। और यहाँ पे एक बार अब क्या यहीं से लिखना स्टार्ट करो, H की जगह T, TT, TTH और THT, जहाँ HTT था वहाँ कर दो THH। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने रिजल्ट्स हो गए 8 परिणाम हो गए। अब इसमें भी आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा कि डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर तो हमारे माइंड में आना चाहिए 2 की पावर n 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। एक सिक्के को 4 बार उछालने पर 2 की पावर 4 मतलब 16 परिणाम आएंगे। तो ये अपने टोटल परिणाम आते हैं एक सिक्के को 3 बार उछालने पर। क्वेश्चन आपका दोस्तों की पूछता है लेकिन फिर भी बाई चांस क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखो अगर आपसे वही क्वेश्चन समान अंक आने की समान परिणाम आने की प्रायिकता P ऑफ समान स्थिति बोल सकते हैं अपन। कैसे, एक तो ट्रिपल एच आ रहा है, यहाँ से ट्रिपल टी आ रहा है, ये कितने परिणाम है 1 और 1 2, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 2 और कुल परिणाम कितने हैं 8। यहाँ क्या आ जाएगा ये 1/4। ऐसी कंडीशन इसमें अपन ज्ञात करें, क्वेश्चन आपसे पूछे समान स्थिति नहीं आने की प्रायिकता, सिक्के को 3 बार उछालने पे तीनों ही कंडीशन में अलग अलग स्थिति आने की प्रायिकता। तो इसकी देखो कंडीशन आप इनको हटा दो, ये समान स्थिति है और ये भी क्या है समान स्थिति। बाकी किसी में देखो यहाँ 2 बार समान स्थिति यहाँ अलग है, यहाँ 2 बार फिर अलग है, तो ये बाकी कितने हो जाएगी समान स्थिति नहीं आने की प्रायिकता, ये हो जाएंगी 6। कितने हो जाएंगी 6/8 बराबर 3/4। तो देखो बड़ा सिंपल चैप्टर है, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे जी। अगर आपको उसका बेसिक थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। ये अपने सिक्के वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। अब सिक्के के बाद अगर हम बात करें, सिक्के के बाद अपन लेते हैं मेनली पासे, डाइस। पासे की देखो बात करें, डाइस पासा, एक पासे को जब जैसे अभी सिक्के को उछाला 2 परिणाम आए थे, ऐसे एक पासे को उछालने पे कितनी संख्या आती हैं, कितने 6 परिणाम आते हैं टोटल। जैसे एक पासे को उछालने पे टोटल परिणाम आते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 परिणामों में अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। अब इन 6 परिणामों से 50 क्वेश्चन बना लो, इनमें से क्वेश्चन पूछता है वो। कैसे, माना कि मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक पासे को उछालने पर कुल कितने परिणाम आते हैं सर, कि 6 की पावर n। एक पासे को 1 बार उछाला जाएगा तो यहाँ n बराबर मैंने लिखा था जब सिक्के पढ़ाए तो उस टाइम n बराबर उछालों की संख्या, वहाँ सिक्के उछाले गए थे, यहाँ पे पासे उछाले जा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि n बराबर 1 तो 6 की पावर 1 6 आ जाएगा। अगर बात क्यों सर एक पासे को 2 बार उछालने पर, कितनी बार उछालने पर 2 बार उछालने पर अगर परिणाम पूछे तो क्या बनेगा 6 की पावर n बराबर 6 की पावर 2 बराबर 6 × 6 बराबर 36। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आएंगे 6 की पावर n बराबर 36। ऐसे एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 6 की पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा 36 × 6 216 परिणाम मिलेंगे। ऐड मत कर देना, इनको पहले बता रहा हूँ कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, एक सिक्के को 1 बार उछाला 6 परिणाम और 2 बार उछालने पर कहीं कर दोगे 6 + 6 12, नहीं, हमेशा मल्टीपल के रूप में चलेंगे तो 36 परिणाम आएंगे। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन पूछता है P ऑफ सम संख्या आना, क्या आना, सम संख्या आना। पासे वाले क्वेश्चनों के लिए हमें बहुत जरूरी है संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सम संख्या जिनमें 2 का भाग चला जाता है, विषम संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। जैसे सम संख्या की बात करूं कि एक पासे को 1 बार उछालने पे सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखो 2 में जाता है 2 का भाग, 4 में 2 का जाता है, 6 में 2 का जाता है। तो यहाँ क्या आएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कौन से परिणाम है 2 4 6 तो आएगा 3, कुल परिणाम कितने हैं 6 तो 3/6 बराबर 1/2। ऐसे ही अगर क्वेश्चन अपन बात करें P ऑफ विषम संख्या आना, P ऑफ विषम संख्या आना। अब विषम संख्या कितने परिणाम है 1 3 5, 1 3 5, तो यहाँ टोटल परिणाम भी क्या हो जाएंगे 3/6 बराबर 1/2।
ऐसी अगर हम बात करें, हमें पता होती है भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में, भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में, तो यहाँ बनेगा P ऑफ भाज्य संख्या आना, P ऑफ भाज्य संख्या आना। भाज्य संख्या की अगर बात करें तो भाज्य संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड स्वयं के अलावा अन्य संख्याएं भी हों, जिनके गुणनखंड स्वयं के अलावा अन्य संख्याएं भी हों। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या की अगर बात करूं मैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। क्या होती है? 4। एक अपनी ना तो भाज्य ना अभाज्य, एक जो संख्या अपनी वो ना तो भाज्य ना अभाज्य। अगर भाज्य संख्या की यहाँ बात करें 1 से लेकर 6 परिणाम में, तो एक तो 4 होगी, एक 6 होगी, तो टोटल परिणाम कितने आएंगे? 2। अनुकूल परिणाम 2 सॉरी, और कुल परिणाम कितने? 6। तो 2/6 बराबर 1/3। ऐसी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है अभाज्य संख्या आने की, इस पर जरूर कन्फ्यूज होता है बच्चा, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या पर करके आओगे आप 2 लेके, लेकिन 2 सम संख्या है ना कि अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या से अगर बात करेंगे 4 और 6 आएंगी। अगर अभाज्य संख्या की इसमें बात करें तो अभाज्य संख्या होगी 1, 3 और 5। तो अनुकूल परिणाम कितने बने? 3 और कुल परिणाम कितने बने? 6। तो 3/6 बराबर 1/2। एक की बात करें तो एक न भाज्य और नहीं अभाज्य। दूसरे इसमें क्वेश्चन आते हैं संख्याओं से बड़े वाले और छोटे वाले, जैसे 2 से बड़ी संख्या होना, 6 से छोटी संख्या होना, 3 से बड़ी संख्या होना। जैसे इसमें आएगा 3 से बड़ी संख्या होना, 3 से बड़ी संख्या होना। तो 3 से बड़ी कितनी संख्या है? देखो 4, 5, 6। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए? 6, मतलब 3, और कुल परिणाम कितने हुए? 6। तो 3/6 बराबर 1/2 हो जाएगा। देखो प्रत्येक कंडीशन में चेंज यदि होगा तो अनुकूल परिणाम चेंज होंगे, ना कि कुल परिणाम। कुल परिणाम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ऐसे इसमें और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, आपसे अगर पूछे कि 6 से छोटी संख्या आना, 6 से छोटी संख्या आना, तो 5 अनुकूल परिणाम बन जाएंगे, कुल परिणाम क्या हो जाएंगे? 6। तो 5/6। अगर आपसे पूछे 6 से बड़ी संख्या होना, 6 से बड़ी संख्या होना, ये 2 घटनाएं होती हैं अपने पास में, एक होती है संभव और एक होती है असंभव। संभव घटना में क्या होता है कि जो प्रायिकता का मान टोटल परिणाम होते हैं उनमें से कुछ होता है, जबकि असंभव घटना में कोई मान नहीं होता है, शून्य होती है उसकी कंडीशन। संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, जबकि असंभव घटना की जो प्रायिकता का मान है वो शून्य होता है। देखो जैसे मैं तुमसे कहूँ कि 6 से बड़ी संख्या होना, P ऑफ 6 से बड़ी संख्या होना, P ऑफ 6 से बड़ी संख्या होने का मतलब है 6 से बड़ा कोई परिणाम है क्या? इसमें कोई परिणाम नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0/6। आंसर क्या आएगा? 0। और संभव घटना वो सभी हो जाएंगी जो इन परिणामों से कोई भी आपसे प्रायिकता कोई सी घटना पूछेगा। आगे अगर हम बात करें पासे के अलावा, ये पासे हो गए, नॉर्मली यही क्वेश्चन पूछता है। एक पासे को 2 बार उछालने वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है, जोड़े वाले जो क्वेश्चन है। अगर एक पासे को आप 2 बार उछालोगे तो परिणाम 6 की पावर n बराबर कितना मिलता है? 36 मिलता है। और जब 36 जो परिणाम मिलते हैं उन परिणामों में देखो 2 पासे होते हैं, फर्स्ट पासा और ये सेकंड पासा। ये सारणी है आपके क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 में, और एक एग्जाम्पल में 12वें 13वें एग्जाम्पल में। ये परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इन परिणामों को जब उछालेंगे अलग अलग एक को स्थायी कर देना और दूसरे की चेंज करते चलना। जैसे पर ये आए अपने पास में 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6। ये आएगा यहाँ पे 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ऐसे ही आएगा इसमें 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 6 हो जाएगा यहाँ पे। ये 6 परिणाम आएंगे, सबके 6 परिणाम आएंगे यहाँ तक। लेकिन तुमसे जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें, क्वेश्चन जैसे बुक में दिया हुआ है 5 कम से कम एक बार आना, 5 कम से कम एक बार आना, 5 से विभाज्य संख्या प्राप्त होना,
तो देखो 5 से कम एक बार आने की अगर कंडीशन की बात करें कि 5 कम से कम एक बार आएगा, देखो कम से कम एक बार आना, 5 कम से कम एक बार आना। अगर इस कंडीशन को लेके हम बात करें, देखो कम से कम कंडीशन वाली ऐसी कंडीशन है इसमें, जैसे माना कि आपसे बच्चों को तुम सबसे फीस के बारे में बोला जाए कि भाई कल जब वही बच्चे स्कूल आना जो फर्स्ट किस्त जिनकी जमा हो, माना कि फर्स्ट किस्त के जो पैसे वो 5,000 रुपये हैं। अगर कोई बच्चे माना 10,000 रुपये लेके आए तो स्कूल वाला उसको भगा देगा क्या? नहीं भगाएगा ना, ले लेगा ना उनको। ऐसे ही अपने पास में क्या है, कम से कम में ज़्यादा वाले हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल माना कि कोई 1,000 लाया 2,000 लाया तो उसको तो लेगा ही नहीं। तो ऐसे ही 5 वाली 5 कम से कम एक बार आना, तो ये कंडीशन हो जाएंगी 1,5, ये वाली कंडीशन, एक ये वाली कंडीशन, एक ये वाली कंडीशन, एक यहाँ बनेगी 4,5 वाली कंडीशन, एक बनेगी 5, ये 2 वाली कंडीशन आ गई यहाँ पे, और 5,6 वाली 6,5 वाली कंडीशन। ये कंडीशन पहले एक एक वाली लिख दो, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, ये आएगा 5,5, ये 6,5, 1 2 3 4 5 6। और इसके बाद इसकी 5 कंडीशन वो होती हैं 5,1 वाली, 5,2 वाली, और 5,3 वाली, 5,4 वाली, 5,5 और 5,6 वाली। तो ये जो कंडीशन की अगर बात करें 5,6 ये इसमें लिया है हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हटा दो डबल वाली हो गई है, और एक 11। ये 11 जो परिणाम आएंगे इधर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो 11 परिणाम इन 36 में से हैं टोटल, तो ये हो जाएगा 11/36। 5 कम से कम एक बार आएगा, कितनी बार आएगा भाई? 11/36 बार। अगर आप बता दें, हमसे पूछो 5 किसी भी बार में नहीं आने की प्रायिकता, P ऑफ 5 नहीं आने की प्रायिकता, 5 किसी भी बार में नहीं आने की प्रायिकता। तो देखो 1,5 में 5 आ रहा है, 2,5 में आ रहा है, 3,5, 4,5, 5,5 और 6,5, और 5 वाली जो ये रो है इसमें आया 5 बार। तो 36 में से अगर 11 जाते हैं तो कितना बचता है? 25। तो आंसर आएगा 25/36। आपस में कट